India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, मैं हूं ज़ारा। कोर्ट्स राउंडअप में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। गौतम नौलखा की नजरबंदी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एनआईए की याचिका खारिज की। अब नौलखा पार्टी कार्यालय में रह पाएंगे नजरबंद। सीसीटीवी एनआईए के मुताबिक लगाने के आदेश। कोर्ट ने कहा निजता का रखें ख्याल। सुप्रीम कोर्ट में केसों के बोझ कम करने के लिए सीजेआई चंद्रचूड़ ने लिया बड़ा फैसला। कहा रोजाना हर बेंच 10 ट्रांसफर याचिकाएं और 10 जमानत याचिकाओं की करेगी सुनवाई। व्यक्तिगत स्वतंत्रता मामलों से जुड़े जमानत याचिकाओं को प्राथमिकता। एनआईए घोटाले की सुनवाई। जस्टिस शाह की बेंच के सामने सूचीबद्ध होने का छत्तीसगढ़ सरकार ने किया विरोध। लिस्टिंग पर उठाए सवाल। कोर्ट रूम में कपिल सिब्बल, तुषार मेहता में तीखी बहस। सीजेआई ने कहा रजिस्ट्री से करेंगे चेक। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी सचिन वाजे को मुंबई सेशन कोर्ट से मिली बेल। वाजे फिलहाल जेल में ही रहेंगे। कई मामले अभी भी हैं लंबित। India Legal presents Courts Roundup. सुप्रीम कोर्ट में लंबित केसों का बोझ कम करने के लिए प्रधान न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने अपनी फुल कोर्ट की एक बैठक में बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत उन्होंने मामलों की लंबितता को कम करने के लिए सभी बेंचेस को रोजाना 10 ट्रांसफर याचिकाएं और 10 जमानत याचिकाओं से जुड़े मामलों पर सुनवाई करने का निर्देश दिया। चीफ जस्टिस ने यह फैसला शीर्ष अदालत के सभी न्यायाधीशों की बैठक में लिया। बेल मामलों में व्यक्तिगत स्वतंत्रता के केस रहते हैं। सीजेआई का मकसद इन्हें प्राथमिकता देना है। सुप्रीम कोर्ट में लंबित ट्रांसफर याचिकाओं का जल्द निपटारा होगा। इसकी जानकारी शुक्रवार को चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने दी। उन्होंने बताया फुल कोर्ट मीटिंग में सभी जजों की सहमति से ये फैसला लिया गया है। प्रत्येक पीठ हर दिन 10 जमानत याचिकाओं और 10 स्थानांतरण याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। 13,000 से अधिक स्थानांतरण मामले वर्तमान में उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित हैं। सुप्रीम कोर्ट में लंबित 13,000 ट्रांसफर याचिकाओं के जल्दी निपटारे के लिए रोजाना कोर्ट की हर बेंच 10 ट्रांसफर याचिकाएं सुनेगी। साथ ही रोजाना हर कोर्ट 10 जमानत याचिकाओं की सुनवाई करेगा। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कोर्ट में जानकारी दी। कोर्ट में रोजाना 13 बेंच रोज मुकदमे सुनती हैं। बेंच ने कहा कि अगर प्रत्येक बेंच हर दिन 10 ट्रांसफर केस लेती हैं, तो अब 13 बेंच हर दिन 130 मामले और प्रत्येक सप्ताह 650 मामलों का निपटारा कर सकेगी। इसके बाद कुल मिलाकर 5 सप्ताह के अंदर विंटर वेकेशन से पहले सभी ट्रांसफर याचिकाओं को निपटा लिया जाएगा। सीजेआई ने कहा कि हर रोज 20 जमानत और ट्रांसफर याचिकाओं की सुनवाई के बाद बेंच नियमित मामलों को देखेगी। सीजेआई ने कहा फुल कोर्ट मीटिंग के बाद हमने फैसला लिया है कि हर बेंच 10 ट्रांसफर याचिकाओं की अगुवाई करेगी जो पारिवारिक मामले होंगे। इसके अलावा 10 जमानत मामलों पर भी सुनवाई की जाएगी और इस तरह विंटर वेकेशन के पहले ऐसे सभी मामलों का निपटारा हो जाएगा। उन्होंने आगे बताया कि जमानत के मामलों को प्राथमिकता देने की जरूरत है। बेंच ने बताया कि अभी 3,000 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं। इनमें वैवाहिक मामले भी हैं जिसके लिए ट्रांसफर की मांग की जा रही है। सीजेआई ने कहा कि मैंने ये भी निर्देश दिया है कि हम जमानत मामलों को प्राथमिकता देंगे, इसलिए स्थानांतरण याचिकाओं के बाद हर दिन 10 जमानत मामले आते हैं क्योंकि ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मामला है और 10 स्थानांतरण याचिकाएं क्योंकि वे पारिवारिक मामले हैं। इसके बाद 10 जमानत मामले हैं। फिर हम नियमित काम शुरू करेंगे। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि उन्होंने फैसला कर लिया है कि अंतिम क्षण में सप्लीमेंट्री लिस्ट में शामिल किए गए मामलों में कटौती करेंगे ताकि देर रात तक फाइल देखने वाले जजों पर बोझ कम हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट।
मद्रास हाईकोर्ट की फुल बेंच ने कहा कि घरेलू हिंसा एक्ट की धारा 12 के तहत कार्रवाई को केवल अनुच्छेद 227 के तहत चुनौती दी जा सकती है, सीआरपीसी की धारा 482 के तहत नहीं। फुल बेंच ने यह भी कहा कि घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत कार्रवाई को फैमिली कोर्ट में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इन अदालतों के पास ऐसे मामलों से निपटने के लिए केवल अतिरिक्त अधिकार क्षेत्र होता है। अदालत ने कहा कि एक पीड़ित व्यक्ति सत्र न्यायालय में अपील दायर कर सकता है और फिर सीआरपीसी की धारा 482 के तहत नहीं बल्कि अनुच्छेद 227 के तहत आगे की अपील में हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। मद्रास हाई कोर्ट की एक फुल बेंच ने कहा है कि घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 12 के तहत कार्रवाई को सीआरपीसी की धारा 482 के तहत अदालत की शक्ति को लागू करके नहीं, केवल संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत हाई कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। जस्टिस एन सतीश कुमार के इस मामले को जस्टिस पीएन प्रकाश, जस्टिस आरएमटी टीकारामन और जस्टिस एडी जगदीश चंडीरा की पीठ के पास भेजा था। जस्टिस एन सतीश कुमार की पीठ सीआरपीसी की धारा 482 के प्रावधानों को लागू करते हुए डीवी अधिनियम की धारा 12 के तहत दायर आवेदन को रद्द करने की मांग करने वाली याचिकाओं के एक बैच पर विचार कर रही थी। पीठ ने इन याचिकाओं पर विचार करने के बाद अपने आदेश में कहा, कानूनी सवाल पर डिवीजन बेंच का हालिया फैसला सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के अनुरूप नहीं था। अदालत की एक डिवीजन बेंच ने फैसला सुनाया कि घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत कार्रवाई दीवानी प्रकृति की है और ये भी कहा कि घरेलू हिंसा अधिनियम की कार्रवाई में सीआरपीसी की धारा 482 की याचिका सुनवाई योग्य है। हालांकि एकल न्यायाधीश के अनुसार यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के अनुरूप नहीं था और इस प्रकार उन्होंने निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के लिए मामले को एक बड़ी पीठ के पास भेज दिया। क्या डीवी एक्ट की धारा 12 के तहत कार्रवाई को संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत या सीआरपीसी की धारा 482 के तहत चुनौती दी जा सकती है? क्या उक्त उपाय एक पीड़ित व्यक्ति के पास मजिस्ट्रेट के पास जाने और यदि आवश्यक हो तो सत्र न्यायालय में डीवी अधिनियम की धारा 29 के तहत अपील दायर करने से पहले उपलब्ध है? याचिका का निपटारा करते हुए फुल बेंच ने कहा कि हाई कोर्ट के पास सीआरपीसी की धारा 482 के माध्यम से घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत कार्रवाई को रद्द करने का अधिकार नहीं है। कहा गया कि ऐसा इसलिए है क्योंकि घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत एक मजिस्ट्रेट अदालत आवेदनों को सुनने के लिए निर्दिष्ट नामित न्यायालय है। क्योंकि मजिस्ट्रेट की अदालत आपराधिक अदालत नहीं है, इसलिए सीआरपीसी की धारा 482 के तहत एक याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। इस प्रकार हाई कोर्ट केवल अनुच्छेद 227 के तहत घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत चल रही कार्रवाई के खिलाफ दायर याचिका पर विचार कर सकता है। हिंसा का शिकार होने से बचाने और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सिविल लॉ के तहत एक उपाय भी प्रदान करता है। फुल बेंच ने ये भी कहा कि घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत कार्रवाई को फैमिली कोर्ट में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इन अदालतों के पास ऐसे मामलों से निपटने के लिए केवल अतिरिक्त अधिकार क्षेत्र होता है। ब्यूरो रिपोर्ट। न्यायमूर्ति एमआर शाह की खंडपीठ के समक्ष छत्तीसगढ़ एनएएन घोटाला मामले की सूची विवाद को आकर्षित करती है। एक बार फिर केसों की लिस्टिंग और रजिस्ट्री विवादों के घेरे में है। न्यायमूर्ति एमआर शाह की खंडपीठ के समक्ष छत्तीसगढ़ एनएएन घोटाला मामले की लिस्टिंग का छत्तीसगढ़ सरकार ने विरोध किया है। अदालत में ईडी के काउंसिल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और छत्तीसगढ़ सरकार के वकील कपिल सिब्बल के बीच तीखी बहस हुई। लिस्टिंग पर सवाल उठने पर सीजेआई ने कहा कि वे रजिस्ट्री से चेक करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। बहरहाल ये पहला मामला नहीं है कि केसों को सूचीबद्ध करने में विवाद हुआ हो। पहले भी कई बार रजिस्ट्री को सीजेआई से डांट पड़ चुकी है। छत्तीसगढ़ में नागरिक आपूर्ति निगम घोटाले के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर याचिकाओं की लिस्टिंग ने एक विवाद खड़ा कर दिया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने न्यायमूर्ति एमआर शाह के नेतृत्व वाली बेंच पर सुनवाई करने पर आपत्ति जाहिर की है। इस मामले की सुनवाई पूर्व प्रधान न्यायाधीश यूयू ललित, न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और न्यायमूर्ति एस रविंद्र भट्ट की पीठ कर रही थी। ईडी द्वारा गंभीर आरोप लगाए जाने के बाद मामले की पिछली सुनवाई ने सुर्खियां बटोरी थी। मामले के आरोपी मुख्यमंत्री और उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश के संपर्क में थे। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आरोपों की पुष्टि करने के लिए सीजेआई ललित की अगुवाई वाली बेंच को कुछ सीलबंद कवर दस्तावेज भी सौंपे थे। 20 अक्टूबर को उक्त पीठ समय की कमी के कारण मामले की सुनवाई नहीं कर सकी और मामले को 14 नवंबर को उचित पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया।
14 नवंबर को जस्टिस एम.आर. शाह और हिमा कोहली की बेंच के सामने मामला सूचीबद्ध किया गया था। छत्तीसगढ़ राज्य की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने आपत्ति जताई कि इस मामले की सुनवाई जस्टिस रस्तोगी या जस्टिस भट्ट के नेतृत्व वाली बेंचों द्वारा की जानी चाहिए, जो सीजेआई ललित की सेवानिवृत्ति के बाद पिछली बेंच के शेष सदस्य हैं। इसके बाद मामले की सुनवाई 21 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी गई। इस पृष्ठभूमि में सॉलिसिटर जनरल द्वारा मामले को प्रधान न्यायाधीश के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था। सीजेआई चंद्रचूड़ ने तब कहा, रजिस्ट्रार का कहना है कि मैंने कल ही आदेश पारित कर दिया है, मामले को जस्टिस अजय रस्तोगी की अध्यक्षता वाली बेंच को सौंप दिया जाए। सीजेआई ने कहा कि अगर मामले को जस्टिस रस्तोगी और भट्ट के संयोजन को सौंपा जाना है तो 2 बेंचों को तोड़ना होगा, क्योंकि दोनों अलग अलग बेंचों की अध्यक्षता कर रहे हैं। कपिल सिब्बल ने कहा कि पूर्व सीजेआई ललित के पास समय नहीं था और इसे डीलिस्ट कर दिया गया था, इसलिए इसे जस्टिस शाह के नेतृत्व वाली बेंच कोर्ट नंबर 5 के समक्ष संभवतः मार्किंग के बाद सूचीबद्ध किया गया था। इस पर सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि वे रजिस्ट्री से चेक करेंगे। सॉलिसिटर जनरल ने कपिल सिब्बल से कहा कि अगर एक मामला आपकी पसंद के बेंच में नहीं गया तो आप पूरे संस्था को बदनाम करते हैं, एनजीओ को लामबंद करते हैं, अखबारों में लेख छपवाते हैं। सॉलिसिटर जनरल ने सुझाव दिया कि इस मामले को सीजेआई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और न्यायमूर्ति एस.आर. भट्ट के संयोजन द्वारा उठाया जा सकता है। सिब्बल ने कहा, हमें किसी बेंच से कोई समस्या नहीं है। ये पहला मामला नहीं है जब मामलों की लिस्टिंग पर सवाल उठे हैं। अगस्त में भी सुप्रीम कोर्ट में पीठ के आदेश के बावजूद तय समय पर मुकदमों को सूचीबद्ध न किए जाने पर जस्टिस एम.आर. शाह ने गुरुवार को रजिस्ट्री को मनमाना रवैया अपनाने पर कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि बिना पीठ की निगाह में लाए रजिस्ट्री उन मामलों को अपने आप कॉज लिस्ट से डिलीट कर देता है जो पीठ ने किसी नियत दिन सुनवाई के लिए निश्चित किया होता है। पहले भी अदालत रजिस्ट्री को डांट पिला चुका है और अधिकारियों को हटा चुका है। अब सीजेआई चंद्रचूड़ लिस्टिंग को ऑटोमेटिक बनाने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। गौतम नौलखा की नजरबंदी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जहां पर एनआईए की याचिका खारिज हो गई। अब नौलखा पार्टी कार्यालय में नजरबंद रह पाएंगे। दलीलों के दौरान एनआईए की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि मामले में जो तथ्य अभी हैं वो बहुत परेशान करने वाले हैं। ये हमारा कर्तव्य है कि हम इन तथ्यों को आपके सामने लाएं। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि नौलखा की ओर से सही तथ्य नहीं बताए हैं जो ठीक नहीं है। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि जब भी उन्हें कोई बीमारी हुई उन्हें अस्पताल ले जाया गया। वहीं उन्होंने जेल के अन्य कैदियों जो कि नौलखा की उम्र के हैं उनके बारे में बताया। असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल राजू ने कहा कि नौलखा ने कहा कि जिस घर का पता दिया है वह एक राजनीतिक पार्टी का ऑफिस है। जस्टिस जोसेफ ने कहा कि तो क्या हुआ, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी देश के मान्यता प्राप्त पार्टी है। जस्टिस के एम जोसेफ ने कहा कि अगर याची के द्वारा दिया गया घर का पता बदला जाता है तो आप पूरी बहस को बदल नहीं सकते। मेडिकल रिपोर्ट, उम्र समेत अन्य मामलों पर बात कर चुके हैं, आप कुछ और बताइए। सॉलिसिटर जनरल ने कहा, क्या आपकी अंतरात्मा इसे सही मानती है? जस्टिस जोसेफ ने कहा कि हाँ, मुझे इसमें कोई गड़बड़ी नहीं दिखती। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि क्या अदालत ऐसी स्थिति की कल्पना कर सकती है जहां गंभीर राष्ट्रीय अपराध, माओवादी अपराध का आरोपी व्यक्ति किसी राजनीतिक दल के कार्यालय में रह रहा हो? उन्होंने कहा कि हाउस अरेस्ट अलग बात है और राजनीतिक दल में रहने की बात अलग है। कोर्ट ने कहा कि अगर आपको परिसर से कोई समस्या है तो उस पर बहस करें, लेकिन अन्य सभी पहलुओं की बात कर रहे हैं, उनका ध्यान फैसला देते हुए रखा गया है। राजू ने कहा कि उस फ्लैट में आने जाने के 2 दरवाजे हैं और सीसीटीवी कैमरा एक ही दरवाजे पर होगा। यहाँ दूसरा दरवाजा भी दूसरी दिशा में है। वहीं खिड़की की ग्रिल भी खुलने बंद होने वाले चैनल की तरह है, जहां से लोगों का आना जाना भी हो सकता है। इसके अलावा पुस्तकालय में कराटे क्लासेस भी चलती हैं। लोगों का सीढ़ियों से आना जाना लगा रहता है। हम लोगों की पहचान कैसे करेंगे? नवलखा के वकील ने कोर्ट को गुमराह किया। उन्होंने मेडिकल रिपोर्ट, फ्लैट की स्थिति, दरवाजे की संख्या, ऐसी कई बातों की पूरी सीरीज है। मेरे हिसाब से नवलखा की नजरबंदी के लिए उचित स्थान नहीं है। जस्टिस ऋषिकेश रॉय ने कहा कि यही धारणा हमें मिल रही है कि आप 70 साल के एक व्यक्ति पर नजर नहीं रख सकते। हालांकि कोर्ट ने कहा कि नौलखा की नजरबंद रखने की जगह पर और चीजें जोड़ने का निर्देश दिया। कोर्ट ने सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ा दी जाए, साथ ही दूसरे दरवाजा और खिड़की की ग्रिल को सील कर दिया जाए, जिसकी चाबी अपने पास रखें। ग्रिल के बगल में बिस्तर न लगाया जाए। कोर्ट ने कहा कि आदेश के 24 घंटे के भीतर नवलखा को नजरबंदी में भेजा जाए। डीवीआर से सीसीटीवी कैमरे को पहली मंजिल से हटाकर एनआईए की मर्जी के मुताबिक शिफ्ट किया जा सकता है। एएसजी राजू ने कहा कि
हॉल में भी एक सीसीटीवी कैमरा लगाया जाए, लेकिन बेडरूम और बिस्तर को कैमरे की नजर से दूर रखा जाए। केंद्र सरकार ने राजीव गांधी हत्याकांड के सभी दोषियों को रिहा करने के 11 नवंबर के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की है। सुप्रीम कोर्ट ने 11 नवंबर को राजीव हत्याकांड में जेल की सजा काट रहे 6 आरोपियों को 31 साल तक जेल में रहने के बाद रिहा करने का आदेश दिया था। इसी साल मई में सुप्रीम कोर्ट ने एक अन्य दोषी एजी पैरारिविलन को आर्टिकल 142 का हवाला देते हुए रिहा किया था। 11 नवंबर को फैसला सुनाते हुए न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना की पीठ ने कहा था कि जिस नियम के तहत एजी पैरारिविलन को रिहाई दी गई थी, वो इस मामले में दोषी पाए गए अन्य पर भी लागू होती है। पैरारिविलन को रिहा करने का आदेश देते हुए कोर्ट ने कहा था, राज्य मंत्रिमंडल ने प्रासंगिक विचार विमर्श के आधार पर रिहाई का फैसला किया था। अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल करते हुए दोषी को रिहा किया जाना उचित होगा। 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में चुनावी रैली के दौरान एक महिला आत्मघाती हमलावर ने खुद को विस्फोट से उड़ा दिया था। इसमें पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी मारे गए थे। महिला की पहचान धनु के तौर पर हुई थी। पुलिस ने इस मामले में कई लोगों को आरोपी बनाया था, जिनमें पैरारिविलन, मुरुगन, संथन, रविचंद्रन, रॉबर्ट पायस, जयकुमार, नलिनी श्रीहरन शामिल थे। 1998 में टाडा अदालत ने पैरारिविलन, मुरुगन, संथन और नलिनी को मौत की सजा सुनाई थी। राहत नहीं मिलने के बाद पैरारिविलन और अन्य दोषियों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। इसी साल मई में पैरारिविलन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करते हुए अनुच्छेद 142 का हवाला देते हुए रिहा कर दिया। इसके बाद अन्य 6 दोषियों ने भी कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पैरारिविलन के मामले में दिए गए फैसले को अन्य सभी दोषियों पर लागू करने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस संजय किशन कौल ने शुक्रवार को केंद्र सरकार द्वारा 17 नवंबर 2021 को ईडी निदेशक संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल को 1 साल और बढ़ाने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। याचिकाओं को उस पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया गया जिसमें जस्टिस एसके कौल सदस्य नहीं है। जस्टिस कौल ने कहा, मैं इस मामले को नहीं सुन सकता। याचिकाकर्ता में से एक की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकर नारायणन ने यह कहते हुए शीघ्र सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया कि केंद्र सरकार ने एसके मिश्रा को 1 और वर्ष का विस्तार देने की एक और अधिसूचना जारी की, जो याचिकाओं के उद्देश्य को विफल कर देगा। जस्टिस कौल ने हालांकि कहा कि वह जल्द लिस्टिंग के लिए निर्देश नहीं दे सकते। पीठ ने आदेश में दर्ज किया क्योंकि वकील ने कुछ आग्रह व्यक्त किया है, इसीलिए मामले को आवश्यक आदेशों के लिए सीजेआई के समक्ष रखा जाए। याचिकाएं केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2021 को अभी चुनौती देती हैं, जो प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक के कार्यकाल को 5 साल तक बढ़ाने की अनुमति देता है। इससे पहले कोर्ट ने इस मामले में सीनियर एडवोकेट केवी विश्वनाथन को एमएक्स क्यूरी नियुक्त किया। 8 सितंबर 2021 को कॉमन कॉज द्वारा दायर मामले में निर्देश दिया कि एसके मिश्रा को और विस्तार नहीं दिया जाना चाहिए, जिनका ईडी निदेशक के रूप में कार्यकाल 16 नवंबर 2021 को समाप्त होना था। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि हालांकि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के विपरीत केंद्र सरकार ने 17 नवंबर 2021 से उनके कार्यकाल को 1 साल और बढ़ा दिया है। याचिका में तर्क दिया गया है कि एसके मिश्रा को लाभ देने के इरादे से ही लाया गया। ये कहा गया कि मिश्रा अन्यथा मई 2020 में 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद सेवानिवृत्त प्राप्त कर चुके हैं। शुरुआत में उन्हें नवंबर 2018 में 2 साल की अवधि के लिए ईडी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। उनकी सेवानिवृत्ति के बावजूद नवंबर 2020 में केंद्र ने उनकी प्रारंभिक नियुक्ति को 3 साल के रूप में पूर्वव्यापी रूप से संशोधित करने का आदेश पारित किया। इस कार्रवाई को कॉमन कॉज बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मद्रास हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें परीक्षण एजेंसी द्वारा गलत उत्तर प्रदान किए गए प्रश्न के लिए अनुसूचित जाति श्रेणी से संबंधित असफल नीट उम्मीदवार को 4 अनुग्रह अंक दिए गए थे। माना जाता है कि 93 के कट ऑफ के मुकाबले 92 अंक प्राप्त करने वाले ने इस डर से विशेष प्रश्न का प्रयास नहीं किया कि उसे नकारात्मक अंक मिल सकते हैं। हालांकि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के समक्ष अपील बुरी तरह से खारिज कर दिए जाने के बाद पीड़ित उम्मीदवार को राहत देते हुए अक्टूबर में एक्टिंग चीफ जस्टिस
टी राजा के नेतृत्व में हाईकोर्ट की खंडपीठ ने निर्देश दिया कि उसे निर्धारित कट ऑफ के लिए सक्षम करने के लिए अतिरिक्त अंक दिए जाएं। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने कहा, एनटीए राज्य का साधन होने के नाते अपीलकर्ता को 4 अंक देने से इनकार नहीं कर सकता, जो समाज के कमजोर वर्ग से संबंधित है। हाईकोर्ट के निर्देश को चुनौती देते हुए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ के समक्ष नीट की ओर से पेश भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस आधार पर हाईकोर्ट के आदेश का विरोध किया कि याचिकाकर्ता ने संबंधित प्रश्न का प्रयास नहीं किया। सॉलिसिटर जनरल ने कहा, अगर इसकी अनुमति दी जाती है तो इसका व्यापक प्रभाव होगा। खंडपीठ ने कहा, याचिकाकर्ता ने 10 प्रश्नों के मुकाबले धारा 20 से 2 प्रश्नों का प्रयास किया। वास्तव में प्रश्न संख्या 97 का प्रयास नहीं किया, इसलिए प्रथम दृष्टया ये प्रस्तुत किया जा रहा है कि वह हाईकोर्ट द्वारा दिए गए अनुग्रह चिन्हों का लाभ हकदार नहीं है। नोटिस जारी करें, 2 सप्ताह में जवाबी हलफनामा दायर किया जाए। आगे के आदेश लंबित होने पर हाईकोर्ट के आक्षेपित निर्णय पर रोक रहेगी। सचिन वाजे को मुंबई के सेशन कोर्ट से जमानत मिली है। वाजे को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत मिली है। वैसे जमानत के बावजूद सचिन वाजे जेल में ही रहेंगे। उनके खिलाफ अन्य मामले लंबित हैं और वे न्यायिक हिरासत में रहेंगे। सीआरपीसी की धारा 88 के तहत जमानत के लिए वाजे का ये दूसरा आवेदन था। उनकी जमानत याचिका में कहा गया कि वाजे को धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधान के तहत गिरफ्तार नहीं किया गया है, इसीलिए उनको जमानत दी जाए। बेल याचिका में कहा गया कि अदालत ने उन मामलों में अभियुक्तों को जमानत दे दी है जहां उन्हें जांच के चरण के दौरान गिरफ्तार नहीं किया गया। वहीं याचिका में अदालत से वाजे को जमानत देने का अनुरोध किया। विशेष अदालत के न्यायाधीश RN रोकड़े ने दोनों पक्षों की संक्षिप्त दलीलें सुनने के बाद मामले की सुनवाई 18 नवंबर के लिए स्थगित कर दी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अनिल देशमुख को 4 अक्टूबर को जमानत दे दी थी। जमानत 1 लाख रुपए के मुचलके पर दी गई थी। हालांकि ये जमानत ईडी के केस में मिली थी, इसलिए वह अभी सीबीआई वाले मामले में फिलहाल जेल में ही हैं। और इसी के साथ कोर्ट्स राउंडअप में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.